अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की अहम खबरों पर नज़र डालेंगे। जो सुर्खियां बनी उस पर भी हमारी नज़र होगी। आगाज़ हम करेंगे पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के अख्ताम के हवाले से कि ये सरमाई सेशन जो 1 दिसंबर से शुरू हुआ था मुख्तसर मुद्दती रहा। बहरहाल इसमें किस तरह की बिल्स मंजूर की गई और क्या कुछ मामलात रहे। बिलखुसूस पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में हमने देखा कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और फिर मुल्क के बाबाए कौम जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी के हवाले से जो कुछ हंगामा आराई हुई या इनके हवाले से जो कुछ कहा गया, बिलखुसूस बरसर इक़्तिदार हुकूमत और पार्टी के नुमाइंदों की जानिब से, और उस पर बात करेंगे, उससे आगाज़ करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हालात पुरतशद्दुद बने हुए हैं, वजूहात क्या हैं, पस मंज़र क्या हैं, और फिर क्या कुछ यानी भारत के साथ तलखियाँ और खलीज एक हम देख रहे हैं, उस पर भी हमारी नज़र होगी। और एक जो कत्ल हुआ बांग्लादेश में उसको लेकर उसके बाद बिलखुसूस जो हालात बांग्लादेश में इस वक्त नज़र आ रहे हैं उस पर हमारी नज़र होगी। और फिर एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहाँ हालात वैसे तो एक अरसे दराज से यानी अदम इस्तेहकामी से दो चार है, लेकिन बिलखुसूस इमरान खान की क़ैद बंद और फिर उसके साथ साथ इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात और फिर उन इल्ज़ामात के साथ उनको सुनाई जाने वाली सज़ाएँ 17 बरस की, यानी तोशा खाना केस 2 जिसको नाम दिया गया है। और इसमें इमरान खान को 17 बरस और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 17 बरस की कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब उसके बाद वहाँ फिर हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि हालात पुरतशद्दुद हो रहा है क्योंकि पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। क्या मामला है? और इसके साथ साथ इसी पाकिस्तान की फोर्सेस को इसराइल ने भी कहा है कि गाज़ा में उतर सकती है। अमेरिका ने भी पेशकश कर दी है कि गाज़ा में आप अपनी फोर्सेस को उतारें, लेकिन किस नौयत से उतारना है इस पर भी हम बात करेंगे, जिसको शायद मुस्लिम दुनिया में एक अलग एंगल से देखा जा रहा है। बड़ी इसको यानी खुश फहमी से दो चार लोग के पाकिस्तान की फोर्सेस गाज़ा में उतरने वाली है, लेकिन किस तरह से उतरेगी और क्या मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में एसआईआर का जो अमल चल रहा है इस पर नज़र होगी। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार हैदराबाद का इन्होंने दौरा किया है, तफरी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल क्या सरगर्मियां चल रही हैं इस पर भी हमारी नज़र होगी। गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, जहां जंग बंदी तो हुई है लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल बने हुए हैं और साथ ही साथ इजरायली मजालिम का सिलसिला जारी है। उस पर मज़ीद मामला यह है कि कुदरती आफात समावी जिसको कहा जाए या फिर मौसम की सख्ती जो जिस तरह की हुई है, नौ मौलूद शीरख्वार बच्चे जाँ बाख हो रहे हैं ठिठुरती हुई सर्दी के नतीजे में। इस पर भी हमारी नज़र होगी। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से बात करेंगे। अगरचे जंग चल रही है लेकिन इसी के साथ बड़े ही कमज़ोर अंदाज में हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का भी मामला कहीं ना कहीं चल रहा है, उस पर भी नज़र होगी। और आखिर में हम तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना के पंचायती इंतखाबात के नतायज पर हमारी नज़र होगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में सवाल करता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपकी जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के जवाब माजिद साहब देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने पहले मौजू से आगाज़ करेंगे और वो है पार्लियामेंट का सरमाई सेशन जिसका अख्ताम हुआ और जिसमें बिल्स भी मंजूर हुई, जिसमें कुछ डिबेट्स भी हुई। जी माई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सेशन कई लिहाज से अहमियत का हामिल रहा। जैसा आपने बताया, विंटर सेशन पार्लियामेंट का 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चला है और इसमें 8 बिल्स मंजूर हुए। लेकिन जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत मैं समझता हूँ कि ख़ास मकसद के लिए इसमें जो है मौज़ूआत रखे गए हैं। वंदे मातरम के 150 साल और उसके ज़रिए पंडित नेहरू को, जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस मुल्क को इस्तेहकाम देने में जो कुछ उनका भी रोल रहा, उनको जिस तरीके से उनकी तज़लील की गई डिबेट के ज़रिए और उनको जो है बिल्कुल डिम लाइट में दिखाया गया। उनके कहा कि जितने मसाइल हैं उनकी वजह से हो रहे हैं, मुल्क में आज जो भी हो रहा है 11 साल से जो वो है वो नहीं पूछिए आप, 70 साल से मसाइल जो हो रहे हैं उसका पूरा जो है उनके कंधों पर डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आखिरी जो है, देखिए आप, जो सीक्वेंस स्टार्टिंग नेहरू और बिल्कुल अंजाम, आगाज़ नेहरू से हुआ और अंजाम महात्मा गांधी पे हुआ। महात्मा गांधी को निकाल के फेंक दिया गया। इनकी क्या ज़रूरत है?
राम के बजाय नूह नहीं हो सकता, ये तो राम ही ने दिलाई हमको आज़ादी, ये क्या है, छोड़िए। तो मनरेगा के जो स्कीम है, जो बहुत बड़ी इनकलाबी स्कीम, मैं समझता हूँ कि कई अक़वाम मुत्तहिदा की कई रिपोर्ट्स इसके बारे में बताई गई कि ये बहुत बड़ी स्कीम, जिसने तीसरी दुनिया को एक रोशनी दिखाई थी। मनमोहन सिंह के दौर की थी मनरेगा, उससे महात्मा गांधी का नाम ही निकाल के फेंक दिया गया। और उल्टा उसके बजाय, ठीक है स्कीम रखिए, आप नाम कम क्यों बदलते हो, नहीं नहीं नाम से बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो अब इसका नाम जी राम जी हो जाएगा। तो मैंने जी का जो है गोट से लगाया है, कुछ और लफ्ज़ है, वो ग्रामीणा है वो जी से, तो लेकिन चूँकि ये गोट से, तो इस तरीके से महात्मा गांधी, ये सेशन जो हुआ है नेहरू से लेके गांधी तक, ये इनको असासिनेशन यानी डिबेट के ज़रिए इनका असासिनेशन हुआ है, इस तरीके का वाक़या। और ये इस मकसद में कामयाब है, बल्कि 8 बिल्स भी मंजूर हुए, जिसमें सारे के सारे कौम के असासे इस बिलों के ज़रिए देखिए, चाहे वो बीमा का हो या फिर न्यूक्लियर पावर के बारे में हो, ये सारे के सारे अब खान के हवाले कर दिए जा रहे हैं। जी, बड़ा हम आपकी कॉल्स भी ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले नलगुंडे से अब्दुल हमीद साहब ने सवाल किया था, और उनका सवाल ये था कि 1947 के बाद जो आज़ाद हिंद में जो दस्तूर बनाया गया था, उस दस्तूर में ही मुल्क की जो एक दूसरी बड़ी आबादी है वो वहीं उसी में जो है रुकी हुई है और उसी को मान रही है और बिल्कुल उसका सम्मान कर रही है, क़ानून, अदलिया, दस्तूर वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने इस तरह से कहा कि 2014 के बाद से वो मामला तब्दील हो चुका है। तो अब ये आगे किस तरह से होगा माजी साहब, क्योंकि जिस तरह के वाक़यात, जिस तरह के मामलात और जिस तरह की नाइंसाफ़ी की तरफ वो यानी तवज्जो करवा रहे थे, सवाल कर रहे थे, जो मुल्क की अक़लियतें हैं, दूसरी बड़ी जो आबादी है मुस्लिम कम्युनिटी है, उस हवाले से। जी माजी साहब। देखिए ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया, चूँकि यकीनन दस्तूर की किताब तो वही है, सफ़हात भी वही है, लेकिन उस दस्तूर पर अमल नहीं हो रहा जो दस्तूर 1950 में हम नाफिज हुआ था हमारे पास 26 जनवरी, वो दस्तूर पर काम नहीं हो रहा, बल्कि उस उल्टे उसके बरखिलाफ मनमानी जो नागपुर का जो दस्तूर है वो नाफिज हो चुका है अमलन। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान अभी भी वही हैं, मुसलमान और दीगर तबक़ात भी जो इस वक्त जुल्म का शिकार हैं, जबर का शिकार हैं, इस्तबदाद का शिकार हैं। तो क्या हमें हिकमत अमली, हमारी क़यादत जो भी हो, हमारी जमातें जो भी हों, जो हमको नुमाइंदगी करती हैं, वो क्या? देखिए अभी तक हमने अदलिया पे भरोसा किया और अदलिया के हुक्म को मान के एक मस्जिद को जो है हवाले कर दिया, उस मस्जिद को, यानी बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, और अदलिया ने क्या फ़ैसला दिया वो भी तो है। लेकिन अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये समझे कि चलो एक मस्जिद देने से क्या होगा, जान दो, अमन तो हो जाएगा ना। और एक झगड़ा नहीं हुआ, उस बड़े वाक़े के बाद हमने कहा कि अदलिया को हम मानते हैं, यानी कड़वा घूंट पी लिया, कड़वा घूंट पी के खामोश रह गए, तशद्दुद नहीं किया, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन ये इनको अदालत वरदात नहीं। अब देखिए अखलाकी लिंचिंग की जो पिटीशन है, पूरे लोगों को बरी होने वाले हैं, पूरे लोग। हुकूमत को कह रही है नहीं नहीं ये समाजी इंसाफ होना है, लिहाजा इनको बरी करना है। जो पॉइंट्स बताया जा रहा है समाजी बराबरी के लिए, एक खातिल को समाजी बराबरी, एक रेपिस्ट को जेल से बेल होने के बाद फूल, मिठाई, लड्डू खिलाए जाते हैं। तो ये अब नहीं रहा कानून। अब इसमें हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए यकीनन अभी भी हम दस्तूर पर भरोसा कर रहे हैं, अभी भी हम अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, अभी भी महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब महात्मा गांधी को भी लोगों ने छुट्टी कर दी, चलो आप यहाँ से बर्खास्त। तो अब हमको नए सिनारियों में क्या करना चाहिए? यकीनन बहुत बड़ी आबादी है हमारी, 25 करोड़ की आबादी छोटी आबादी नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम दबते जा रहे हैं, चाहे आसाम में हो, यूपी में हो, दूसरे मुकामात पर हो, लिंचिंग हो रही है, कत्ल हमारे हो रहे हैं, 117 कत्ल हुए हमारे लिंचिंग के ज़रिए कह रहा हूँ, और हमारी सैकड़ों हमारी इमारतें बुलडोज कर दी गई, हम फिर भी खामोश हैं। हम चलो अदालत पे भरोसा, दस्तूर पे भरोसा। जब दस्तूर और अदालत हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे तो हमसे अब क्या उम्मीद लगाएंगे हम? अब हमको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है? यकीनन आप इनकलाबी सरजमीन से हैं, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ मसलियत के तकाजे हैं जो हमारी लीडरशिप कोशिश कर रही है। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद मोइनुद्दीन छानी नादिर बेग से। जी मोइनुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ, बाकर साहब और माजिद साहब की खिदमत में सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ा जुल्म सितम चल रहा है। जी हिंदुस्तान में आजम खान पर और पाकिस्तान में इमरान खान पर, ये दोनों पर हुकूमत का बड़ा जुल्म सितम चल रहा है। ये दोनों की खिदमत में जेल ही जेल लिखा है। ये किस्मत का खेल है या तकदीर का? और ठीक ऐसे में बुशा बीबी के बारे में भी बताएं तो मेहरबानी। ठीक है, ज़रूर मोइनुद्दीन साहब, माजिद साहब इस पर रोशनी डालेंगे। जी माजिद साहब, और मौजू भी है हमारा मौजू भी, हाँ पाकिस्तान। बिल्कुल, जी आपने मौजू भी रखा है। जी अब देखिए, पाकिस्तान में कभी जमहूरियत पनपने नहीं पाई, और पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, आपने कहा कि बड़ी यकसानियत है भाई वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पे और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पे। खैर, आज़म खान तो इक़्तिदार में नहीं, उसके बावजूद उनको दबाया जा रहा है। इमरान खान को उनका इक़्तिदार छीन कर वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट, यानी वहाँ की जो है फ़ौज का दबदबा चलता है। फ़ौज किसी को उठाती है, किसी को बिठाती है, किसी को फांसी पे चढ़ाती है, किसी का ख़त्ल करवाती है, ये ख़ुद अपने ही लोगों पे बमबारी करवाती है पाकिस्तान की फ़ौज। अभी मेरे साथी बता रहे, मौजू रखे हैं कि गज़ा में इनकी तैनाती होंगी, तो मैं हिस्ट्री देख रहा था पाकिस्तानी फ़ोर्स की। उन्होंने कितने कितने हज़ार फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम किया। लोग बड़ा ताज्जुब करेंगे, अरे ये कैसे कत्ल करते हैं लोग। आप देखिए 70s के अंदर, मैं जब छोटा था यकीनन पढ़ता था ज़रूर, जब से ही दिलचस्पी थी मुझे। उस वक़्त जॉर्डन में शाह हुसैन था, इनका मौजूदा शाह अब्दुल्ला सेकंड का वालिद थे। जी शाह हुसैन का दौर था। उस वक़्त ये जब कब्ज़ा हुआ, इसराइल की बर्बादी हुई, तो वो लोग पनाह लेने गए थे लोग, हज़ारों की तादाद में। उस वक़्त ज़ियाउल हक़ कमांडर थे, बाद में वो सदर बने, उसके बाद जो कुछ करे फिर उनका अंजाम भी जो हुआ। तो ये लोग अपने अंजाम से बेफिक्र हैं। ये लोग, चाहे मुशर्रफ हो, यहया खान हो या अयूब खान हो, ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि जब तक है कर लो। और बाजवा भी देखिए, स्विट्ज़रलैंड में जो है विलास खरीदा है। गरीब मुल्क का जो है मालदार सियासतदान, गरीब मुल्क का मालदार फौजी जनरल। तो ये एक शख्स उभरा था, ठीक है, उस शख्स के पॉलिसियों से हमको इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है हिंदुस्तान के लिए ख़ासकर, चूँकि उसने यूनाइटेड नेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो कुछ बोल दिया, वो भी एक अलग सवाल है। वो खैर, वो उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, चूँकि ठीक है, हम जो भी हैं, हम मुल्क के अंदर बराबर मुकाबला कर रहे हैं, यानी दस्तूर की हुक्मरानी के लिए। लेकिन मुल्क के बाहर अगर कोई हमारे कायदीन के बारे में कुछ कहता है, तो यकीनन हमको इससे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है। तो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, इस्टेब्लिशमेंट एक जैसे हैं, दोस्त हैं, बिरयानी दोस्त हैं ये लोग। मैं बोलता हूँ बिरयानी दोस्त हैं। शरीफ, याद है ना आपको, शरीफ ख़ानदान के पास आप किसी दोस्त के पास बिना किसी फ़ोन करे के, बिना किसी दस्तक गए के दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो कितना क्लोजनेस होता है वो। तो ऐसा सबूत हो चुका है, ऐसी नई बात नहीं है। और ये पूरी मैच फिक्सिंग है। मुझे याद आते हैं वो, आप हमें एक क्लिप भी बताए थे हमारे सत्यपाल साहब का। जी जी तो वो खुद कहते हैं कि कितना जो है, एक बड़े आदमी थे वो बेचारे, खैर शरीफ इंसान, बिल्कुल सब कुछ ओहदों पे होने के बावजूद भी एक किराए के मकान में अपना दम तोड़ा, आखिरी वक्त गुजारा उन्होंने। तो ऐसे इंसानों की ख़तर नहीं रहेगी अब। तो ये इस्टेब्लिशमेंट एक है, उसमें एक जैसे दिख रहा है आपको सब चीज़ें, तो बराबर देखिए। ये दिन, ये ट्रांजिशनल पीरियड है हर दो मुल्कों के लिए, ये दिन रहने वाले नहीं है। जुल्म का खात्मा ज़रूर होगा, चाहे वहाँ हो या यहाँ हो या फिर बांग्लादेश में हो। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई माजिद साहब। इसके साथ मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी, तो एक तो गज़ा की सूरत हाल के हवाले से भी, और फिर पाकिस्तान की फोर्सेस जो पाकिस्तान यानी गज़ा में उतरने के हवाले से बात हुई, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रोटोकॉल देते हैं, वो सरबराह हुकूमत को, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट को देते हैं, ये बहुत आम तौर पर है। लेकिन एक फ़ौजी को वो खाने पे बुलाते हैं वाइट हाउस के ओवल हाउस में, तो ये बड़ी बात है। वो इससे मर्तबा कई बार पीठ थपचा चुके हैं, ये बहुत अच्छा फ़ौजी है, फलां है, ये है, जो कुछ कहते हैं। 3 मरतबा इनकी मुलाकातें हालिया 3 महीनों में हो चुकी हैं इनकी, और इनके ज़रिए ये जो कुछ अपने मकासद हासिल करना है बराबर कर रहे हैं। तो अब चूँकि ये, इन्होंने उनको नोबेल प्राइज़ के लिए तजवीज़ कर दिया, इन्होंने इनको फील्ड मार्शल सबसे अच्छा फ़ौजी करार दिया, तो ये तो सीना तो फुल गया उनका। अब कहा कि नहीं, आपकी फ़ोर्स वहाँ होनी चाहिए भाई, तो ठीक है भाई, कर देंगे। आप, इसराइल को इतराज़ नहीं है, इसराइल को दूसरे मुल्कों पर इतराज़ है।
ترکی نہیں وہ فوج نہیں آنا, پاکستان آ جائیے, چونکہ پاکستان کو تجربہ ہے 70s کا 80s کا, فلسطینیوں کا قتل عام کا تجربہ ہے ان کو, تو لہٰذا ان کا تجربہ ہے, لہٰذا اس کے لیے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ترکی والوں کو تجربہ نہیں ہے, ترکی والوں نے یہ قتل عام نہیں کیا کبھی بھی, 70s میں 80s میں ہو, وہ آئے بھی نہیں. تو خیر وہ بھی باتوں کے جو ہے سکندر ہیں, وہ ان کا بھی چھوڑیے. لیکن عملی طور پر جس طریقے سے پاکستانی فوجیوں کو تجربہ ہوا فلسطینیوں کے قتل عام کا, وہ تجربہ دوسروں کو نہیں ہے. لہٰذا نتن یاہو نے کہا کہ نہیں ویلکم, میں آپ کو ہری جھنڈی دکھاؤں گا, آپ آئیے غزہ میں تشریف لائیے. اب کیا ہوگا, کیا یہ حماس کو ڈسارم کر سکیں گے؟ اب آپ دیکھیے 2 سال تک 2023 سے 2025 اکتوبر تک 25 ملکوں کی فورس کے ساتھ, 25 ملکوں کے عملہ کے ساتھ اسرائیل جس کو ڈسارم نہیں کر سکا, جن کو ہتھیار نہیں چھین سکا, کیا یہ پاکستانی کر سکتا ہے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ صاحب میں مکرم بات کر رہا ہوں صاحب, ایرانی گلی سے صاحب. جی جی سوال. صاحب میرا سوال یہ ہے صاحب, یہ جو بلدیہ میں جو 2000 اسکوائر کلومیٹر کا جی جو نیا قانون بنا دیکھیے, اس میں ڈیلیمیٹیشن کا بول رہے ہیں. 150 کی جگہ 300, جی تو اس میں ہماری جماعت کو فائدہ ہوگا یا پھر کچھ پریشانی؟ ٹھیک ہے. آپ کی کون سی جماعت ہے پہلے پوچھ لیجیے بھائی, آپ کی کون سی جماعت ہے؟ نہیں ہماری جماعت تو MIM سے ہے, شروع سے. کھل کے بولیے. ٹھیک ہے مکرم صاحب, اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں صاحب, بہت بہت شکریہ. مجید صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. جی ضرور ہمارے صاحب بتائیں گے. مکرم صاحب, یہ فورم تو سب کا ہے, اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی کون سی جماعت ہے, کھل کر پیار کریں تو کھل کر کیجیے, سنیں چھپ کر نہیں. تو دیکھیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو یاد ہوگا 60s میں جب سالار پہلی بار بلدیہ کے لیے منتخب ہوئے تھے, جناب صلاح الدین اویسی صاحب, اس وقت حیدرآباد کے 2 بلدیات تھے, حیدرآباد اور سکندرآباد کے. تو آپ کی طاقت کو کم کرنے کے لیے اس کو مرج کر دیا گیا تھا. دیکھیے یہ چیز کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن خیر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جو ہے کھیل کو سمجھتی ہے, اور وہ بھی اچھا کھیل کھیلنا چاہتی ہے. یہ پورا شطرنج کا کھیل ہے. تو دیکھیے نقصان سے بھی فائدہ نکالنا یہ آرٹ ہوتا ہے. اور مجھے یاد آتا ہے سالار کی باتیں. سالار کہتے ہیں کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے, اور واقعی نے لونڈی, کیونکہ اس کو چلانے والا ہونا اچھی طریقے سے. تو 300 یقیناً پریشانی کی بات ہے کہ یہ ایک بڑی مملکت بن جائے گا. 3 مالٹا بنتے ہیں ملکوں کے. ہماری جو آبادی ہے جی 1 کروڑ 40 لاکھ ہو جائے گی. پورے تلنگانہ کی آبادی 4 کروڑ, اور اس میں 1 کروڑ 40 لاکھ حیدرآباد میں لوگ. جی 2000 اسکوائر کلومیٹر کتنا بڑا رہا ہے. یقیناً مسائل تو بڑھیں گے آپ کے, امیدیں بڑھیں گی آپ کی. اور آج یہ کتنی شکایتیں ہو رہی, حالانکہ کئی جگہ روڈ ڈالنے کا کام ہو رہا, فلاں ہو رہا, کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے لحاظ سے. لیکن جب آبادی کا بوجھ بڑھتا جائے گا, اب دیکھیے آپ کے ہر دوسرا آدمی, آپ ایرانی گلی سے ہیں, ایرانی گلی کے سامنے کون سی آبادی ہے؟ کیا حیدرآباد کے لوگ ہیں, تلنگانہ کے لوگ ہیں, بنگالی, بہاری, جھارکھنڈ کے, اڑیسہ کے, یو پی کے, آپ خود دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں. ہر دوسرا آدمی غیر حیدرآبادی ہے. لیکن حیدرآبادیوں کا ایک بڑا وصف ہے کہ وہ ان پر اعتراض نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی, اپنا جو بھی ہو کھا لیے, کما لیجیے, اپنے امن سے رہیے. تو یہ مسائل ہیں, تو فائدہ نکالنا گرگ ہے. تو یقیناً اعتراض ہوا تھوڑا بلدیہ کا. پرسوں جو جنرل کونسل کا میٹنگ ہوئی تھی, اس میں جو تجاویز دی گئی کہ بھائی حلقوں کی صحیح طریقے سے کیجیے. اب یہ حلقوں کو نکال کے جس طریقے سے جو ہے آبادی کے جو ڈیموگرافک چینج, جو ہمارے پرائم منسٹر اکثر کہتے ہیں نا, ڈیموگرافک چینج, یہ چیز کو ہونے نہ دے. ڈیموگرافی اپنے لحاظ سے کروائیں. اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب بیرسٹر اویسی صاحب, جب یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہوا تھا اسمبلی اور پارلیمنٹ کا, اس میں انہوں نے بہت اچھا طریقے سے مقدمہ پیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس طریقے کی جو فراست ہوگی, یعنی جو بھی ہوگی, اس کے ذریعے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا, اس میں فائدہ نکالنا آپ کا کام ہے.
ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد مہنوردین سونی نادلی بینک سے بول رہا ہوں. ایک مزید ایک سوال رہے گا, مہربانی اگر آپ دیے تو جواب. جی جی منریگا کا پر کچھ روشنی ڈالیں تو مہربانی, ماجد صاحب سے گزارش ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضرور مولانا صاحب. جی مولانا صاحب. اب دیکھیے, منموہن سنگھ کی جو پہلی میعاد تھی تو اس 2004 سے 2009 کے درمیان بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا منریگا. مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم, یہ پورا نام ہے اس کا. تو مہاتما گاندھی سے تو اس کو جو شارٹ فارم کر کے منریگا ہو گیا تھا. اس کے ذریعے مکمل طور پر گارنٹی, یعنی 365 دن میں 100 دن کی گارنٹی برابر جو ہے دیہی علاقوں میں کام کرنے والوں کو راست گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے دی جاتی ہے. ریاستیں اور مرکز کا ایک جو ہے مشنری ہوتی ہے, یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے بیوروکریسی کا, اس کے ذریعے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. اور جو سینٹرل فنڈ پول ہوتا ہے پورا, اس میں یہ ہو گیا. ابھی جو نیا قانون ہوا ہے اس سے مہاتما گاندھی کو نکال دیا گیا, اب وہ جی رام جی ہو گیا. جی رام جی یہ فل فارم گرامینا رورل بول کے ہے, لیکن اس کو جو شارٹ فارم دیا گیا وہ جی رام جی کا دیا گیا, سلیکٹو نام. حالانکہ وہ گرامینا رورل امپلائمنٹ بھی کر سکتے تھے, لیکن نہیں, ہم یہ نام دیں گے, مہاتما گاندھی کو ہٹا کے رام جی کو لائیں گے. ٹھیک ہے, لا لیجیے. اب اس میں کیا کیا گیا, پہلے 100 دن تھے, اب 125 دن ہو گئے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن فنڈ 100% فنڈ نہیں, سینٹرل آڈٹ وہ نہیں, بلکہ 60% دیں گے, 40% ریاست دیں گے. ریاستیں پہلے سے ہی پریشان ہیں, ان کا جی ایس ٹی کا پورا پیسہ نہیں آتا, وصول کر کے دیتے مرکز کو. مرکز نے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی, ٹیکسوں کی کلیکشن فلاں ہر چیز. اب ریاستیں بھیک کا ٹوکرا لے کے, ارے بھائی ہمارا حصہ اتنا آنا ہے دیجیے, ہاں ٹھیک ہے دیں گے. اپوزیشن کی ریاست ہے تو ستا کے دیں گے, وہ ہے تو اس کو بڑھ کے دے دیں گے اپنی ریاست, یعنی ڈبل انجن کی جو بات ہوتی ہے. تو آپ تو یہ ہے منریگا. منریگا یعنی دیہی علاقوں کے لوگ بے روزگار نہیں. چونکہ دیکھیے 3 فصلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس سال میں, ان فصلوں کے دوران ان کو کچھ روزگار ملتا ضرور ہے. جب فصلیں نہیں ہوتی ہیں تو ان کو مکمل طور پر 100 دن کا روزگار گارنٹی دیا جاتا ہے, وہ بھی منیمم ویج کے لحاظ سے. ایسا نہیں, ان کو ایک پورا یعنی گھر پال سکتے ہیں وہ لوگ. یقین. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی, میں چاہوں گا کہ دوبارہ کال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. بہرحال آواز اندر مل نہیں رہی ہے ماجد صاحب. السلام علیکم. نہ بالکل اندر آواز نہیں آ رہی اسٹوڈیو میں. بھائی صاحب بالکل وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بات کی, اور پھر آخر میں چاہوں گا کہ تلنگانہ کے پنچایتی انتخابات اور اس کے جو سامنے آنے والے نتائج. اب دیکھیے, جہاں تک تلنگانہ کی بات ہے, تلنگانہ میں 3 فیزز میں 11, 14 اور 17 دسمبر کو 3 فیزز میں پنچایت راج کے الیکشن ہوئے, اور بہت ہی پرامن طریقے سے ہوئے. کافی ٹھیک ہے, مقامی طور پر چھوٹی موٹی گڑبڑیں ضرور ہوئی ہیں. اس میں 65% جو نتائج آئے وہ کانگریس جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ہاتھ میں آئے, لیکن عوام نے اپوزیشن کو بھی جو ہے نا امید نہیں کیا. اپوزیشن نے دوسرا مقام 27, 29 اس طریقے کا جو ہے ان کو پرسنٹیج حاصل ہوا, جو اچھی بات ہے, کیونکہ ایک اچھی جمہوریت کے لیے ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہونا ضروری ہے. تو خیر, دعوے اپنی اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کانگریس نے 50+ یعنی 65% جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے اس کو. پھر بھی کئی جگہ جو ہے عوام کی ناراضگی وغیرہ, یہ کئی ایک باتیں ہوئی جو پوری طریقے سے, جس کی وجہ سے BRS کو کامیابی ہوئی ہے. دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی, وہ بالکل آزاد امیدواروں سے بھی کم تر اس نے ووٹ حاصل کی, یعنی بالکل لاسٹ میں. کانگریس والوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں دیکھیے BRS اور BJP میں کچھ کانٹ سانٹ ہیں, لیکن خیر میں نہیں سمجھتا کہ خیر ہو نہیں ہو وہ اندازہ, لیکن ایک الزام تو اپنی جگہ ہے. یہ صورتحال ہوئی ہے. رہی بات روس اور یوکرین کی, روس اور یوکرین کے بارے میں یہ بات ہے کہ دیکھیے یورپ کے کئی مقامات پر متوازی باتیں ہو رہی ہیں. امریکہ کی طرف سے ڈیلیگیشن
ज़ेलेंस्की से भी हो रहा है, पुतिन के नुमाइंदों से भी बात हो रही है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बार बार मुख्तलिफ जो है गुज़िश्ता हफ्ते वो यानी इंग्लैंड में थे, वहाँ उन्होंने एक मीटिंग की। अब दूसरी तरफ अब देखिए बेल्जियम वगैरह दीगर जो है यूरोपीय ममालिक के साथ उनका मामला चल रहा है, और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में ये इख्तिलाफ पैदा हो गया, खासकर जंग की फंडिंग के बारे में, जंग को जो असला देने के बारे में, तो बहुत कुछ हो रहा है। अब इंग्लैंड के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर जंग बढ़ गया है, अगर ये नहीं कबूल हुई तो ये तीसरी जंग हो सकती है, लिहाजा इंग्लैंड के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं उन्होंने अपने फ़ौजों से कहा कि भाई चौकसी इख्तियार करें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सूरत हाल है। ये बिल्कुल अमन और जंग, ये क्या होगा नहीं कह सकते। शायद हो सकता है कि ये 31 दिसंबर से पहले ये कोई खुलासा सामने आए, अगर नहीं है तो फिर ये जंग बढ़ भी सकती है। जी, एक कॉलर जुड़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शहदर बात कर रहा हूँ बाबा नगर। जी, क्या नाम बताया आपने? शहदर बात कर रहा हूँ बाबा नगर। जी ये जो कानून पास हुआ लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। सवाल भी है कि ये किसके फायदे के लिए है, और अगर इसमें कोई हादसा हो जाएगा तो पूरा शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नुकसान उठाएंगी इसका, और ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसके प्राइवेट हाथों में न्यूक्लियर एनर्जी को देना, और ये क्या इसमें अडानी की कंपनी है या कोई टाटा कंपनी, किसको फायदा होने वाला है? ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। जी बस यानी मुझे खुशी है आप इस मौजू पे सवाल किए, चूँकि इस मौजू पे हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है या मीडिया है ये खामोश है बिल्कुल। ये बहुत बड़ा, मैं आपको 2008 की याद दिलाता हूँ। जुलाई में मनमोहन सिंह को एक बार फिर खत एतमाद देना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर, चूँकि अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर पावर का माहिदा हुआ था। तो माहिदे में एक शर्त ये थी कि अगर लायबिलिटी होगी तो पूरा खर्च अमेरिका और उसकी कंपनी जो भी है वो देगी। ये हुआ था। जबकि अमेरिका का नहीं, हम लायबिलिटी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो हुकूमत टूट गई और उस माहिदे के ऊपर हुकूमत को नया एतमाद देना पड़ा। लेकिन 2015 में उसने फिर से वो शराइत मान ली, इस सरकार जो कौम परस्त सरकार है, अमेरिका के वो शराइत को मंजूर कर लिया और वो हो चुका है। अमेरिका की तरफ से जो भी है वो अमेरिकी जो कंपनी आई है। लेकिन अब जो कानून बना है उसका नाम शांति रखा गया है। ये शांति भंग होने के लिए देखिए आप, कल के दिन कुछ हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हाथों में जिस तरीके से जो सूरत हाल चल रही है, पहले तो लेबर लॉस को पूरा ख़त्म किया, लेबर कोड डाला ना, उसमें आपकी जो वेजेस थी, पहले वाइट कॉलर जो लेबर होता था, वाइट कॉलर जैसा कि जर्नलिस्ट वगैरह है, वो 6 घंटे की ड्यूटी होती थी, और नॉन वाइट कॉलर जो होता था, जो तहाड़ी मजदूर होता था, वो 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, उसमें भी 1 घंटे 45 मिनट का वक्फा होता था। उसको ख़त्म कर दिया गया। अब 10 घंटे 12 घंटे कोई वक्त नहीं। हत्ता कि आईटी के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कई बच्चे शिकायत कर रहे हैं, हमको 12-12 घंटे जो है हमारी ड्यूटी ली जा रही है। कहे तो छुट्टी चले जाओ, क्योंकि कोई आपके पास ग्रिप नहीं है कानून की। तो अब ये जो न्यूक्लियर का मसला है, अब भोपाल गैस का देखिए आप, कौन पे कर रहा है? अभी तक नस्लें ख़राब हो चुकी हैं। खाली वो हालांकि वो न्यूक्लियर नहीं था, वो नॉन न्यूक्लियर जो है लीकेज था, वो उसकी वजह से पूरी हज़ारों लोग मुतासिर हो गए, बल्कि 3 नस्लें ख़राब हो गई अभी तक। ये हो गया। अब ये न्यूक्लियर अब अदानी को दिया गया और दूसरी कंपनियों को दिया गया कि अब पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया गया है चीज़ों को। जबकि न्यूक्लियर जो सेंसिटिव चीज़ होती है वो सरकार पूरे अपने कंट्रोल में रखकर काम करती है, चूँकि वो जवाबदार होती है। ये लोग जवाबदार नहीं होते, हो जाएगा हाथ उठा लेंगे, जैसा कि भोपाल गैस के इशू में जिस तरीके से जो है वो कंपनी जो है जो बैटरियाँ बनाने वाली थी, बिल्कुल जो है हाथ उठा दिया, हम चले गए, उसको आसानी से छोड़ दिया गया उसको। तो यही होने वाला है। ये मुल्क की तबाही, ये जो कौम परस्त लोग है ना, ये मुल्क की तबाही, दस्तूर तो तबाह कर रहे हैं, अदलिया को तबाह कर रहे हैं, दस्तूरी इदारों को तबाह कर रहे हैं। अब बल्कि ये मुल्क की जो अवामी मिल्कियत है उसको खान के हाथों में, अब कितने देखिए गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मैं समझता हूँ कि 27 ऐसे बड़े पब्लिक सेक्टर हैं, उनको ख़त्म करके प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। अब न्यूक्लियर पावर ही पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। तो इस तरीके से आगे कल जो लायबिलिटी हो जाएगी उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आप और हम भुगतेंगे। सरकार तो गड्ढे पे रहेगी और वो कंपनी वाला भी मज़े में रहेगा, उन्हें तो बाहर चले जाएगा, जैसा विजय माल्या, नीरव मोदी वगैरह चले गए, वो लोग भी चले जाएंगे और हम पछताते रहेंगे, हमारी नस्लें पछताती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, वाकई इस हवाले से जो न्यूक्लियाई तवानाई है या फिर जौहरी
جو معاملات ہیں اس حوالے سے اگر اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جائے گا تو پھر بہت سارے کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے منظور کر لیا گیا. اور اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آئے تھے جس نے بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے کیے تھے کہ جوہری یعنی تیاری میں توانائی کی اس میں جو استعمال کیے جانے والے جو عناصر ہیں یا پھر جو یعنی مواد ہے وہ پکڑا بھی گیا تھا. تو بہرحال اس کی بہت ساری اس پر سوال اٹھے، لیکن وہ معاملہ آیا اور گیا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت سارے خطرات کو پیدا کرتے ہیں. بہرحال سرکار کو جو فیصلے لینے ہیں وہ سرکار لے رہی ہے اور اسی کے حساب سے دیش اس وقت آگے بڑھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، اپنے وقت دیا. اسی کے ساتھ ناظرین خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے.